नमस्कार अमित जी, इंडियन बिजनेस टीवी में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। और आज सबसे ऊंची आवाज़ गोल्ड की जा रही है, सबसे ऊंची पूरे विश्व में। जी जी। तो आज हम आपसे विचार जानना चाहेंगे गोल्ड। जिस तरह से ग्लोबल टेंशन चल रही है और मार्केट के अंदर जिस तरह से अभी परेशानियों का दौर चल रहा है, जो टैरिफ का प्रेशर है कहीं ना कहीं क्रिएट होता दिख रहा है। और अब ये जो लड़ाई है केवल दो लोगों के बीच में रह गई है, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में। तो चाइना और यूएस का जो ट्रेड वॉर चालू हुआ है उसके कारण अगर हम देख रहे हैं गोल्ड के अंदर लगातार तेजी दिख रही है। और जो हम ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और $3400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडियन मार्केट में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेली रोज ना रोज रोज के रोज एक नया हाई लगते हुए देख रहे हैं। और 96,500 97,000 के आसपास ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। किसी भी तरह का मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके अंदर बेच के काम करना चाहिए, लेकिन जब तक ये टेंशन क्रिएट रहेंगी, जब तक ग्लोबल मार्केट में टेंशन बनी रहेंगी, तब तक मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेस और ज्यादा तेज रहेंगी। क्योंकि ये एक सेफ हेवन एसेट है जिसके कारण ये सारी तेजी हमको देखने को मिल रही है। आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड में बताया। अब हम थोड़ा आगे विस्तार में जाते हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं, प्रमुख कारण कौन से हैं जिनकी वजह से ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल मची हुई है। जियोपॉलिटिकल हो, टेंशन हो, इन्फ्लेशन हो, करेंसी हो, इसमें किसको आप मुख्य दोषी मानते हैं, मुख्य कारण है लोगों के सौभाग्य बदलने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक की बाइंग की बात करेंगे तो सेंट्रल बैंक्स लगातार बाइंग कर रही हैं। और सेंट्रल बैंक अगर बाइंग कर रही हैं तो उसका सबसे मेन रीजन यही है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं उनको पता है कि टेंशन है और रिसेशन आने की उम्मीद लग रही है। हमने 2020 में देखा था कि जैसे ही कोरोना आया था, कोरोना के बाद में यूएस मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन 9% को क्रॉस कर गया था। उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चालू करा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते बढ़ाते वो 5.5% तक ले गए। 5.5% तक इंटरेस्ट रेट ले जाने के बाद हमने देखा कि आज इंटरेस्ट इन्फ्लेशन जो है वो 2.7 2.6 के आसपास आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई है ग्लोबल ट्रेड ट्रेड वॉर को लेके, तो एक ये बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट हुआ जिसके कारण मार्केट के अंदर टेंशन क्रिएट हुई। और गोल्ड प्राइसेस के अंदर जो आग लगी हुई थी वो और ज्यादा शूट अप होते हुए देखी है। देखिए, इन्फ्लेशन आता है तो ये तो ठीक है, इन्फ्लेशन आया है तो इन्फ्लेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं डिफ्लेशन या फिर नेगेटिव इन्फ्लेशन भी आता है। लेकिन अब बात चल रही है मार्केट के अंदर कि स्टैगफ्लेशन आ सकता है। तो स्टैगफ्लेशन जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन तो बढ़ता ही बढ़ता है। मतलब इन्फ्लेशन उसके अंदर हमको देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ग्रोथ भी डिक्लाइन होते हुए दिखती है। और ग्रोथ अगर डिक्लाइन होते हुए दिखती है तो मार्केट में एक टेंशन क्रिएट होती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमें ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। और स्टैगफ्लेशन का जो डर है उसके कारण हमें गोल्ड प्राइसेस के अंदर एक शार्प मूव देखने को मिल रहा है। ग्लोबल कमोडिटीज में अगर देखा जाए तो सिर्फ अभी गोल्ड ही है जिसके अंदर बहुत अच्छे मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेंशन जो भी ट्रेड वॉर चल रही है। हमने देखा है कि 35% 32% से ट्रेड टेंशन चालू हुई थी, जो आज की तारीख में 245% चाइना के ऊपर। और जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो कहीं ना कहीं अगर चाइना ने भी जो लगाया है वो 145% लगाया है। तो इस तरह की जो चीजें उन्होंने लगाई गई हैं वो कहीं ना कहीं एक टेंशन क्रिएट कर रही हैं। और इन्फ्लेशन का डर, इंटरेस्ट रेट कट ना होने का डर, ये सारी चीजें मार्केट के अंदर बनी हुई हैं जिसके कारण गोल्ड प्राइसेस के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है। भी जब आप बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था स्टैगफ्लेशन का उदाहरण क्या हो सकता है, जिसमें जहाँ वो सर्विस करता है उसका बॉस उसकी पगार नहीं बढ़ाता है और बीवी कान खींचती है। बिल्कुल। देखिए क्या होता है, सामान की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन सामान की कीमतें बढ़ती हैं लेकिन पगार नहीं बढ़ती और जॉब्स जो है वो कहीं ना कहीं जाने का भी डर रह जाता है। एक बहुत बड़ा अभी सिनेरियो चल रहा है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट बना हुआ है कि बहुत सारी जॉब्स जा सकती हैं। एक डर बैठा हुआ, आज ही मैं एक न्यूज देख रहा था जहां पे था कि आने वाले टाइम में टीचर्स की जॉब भी और डॉक्टर्स की जॉब भी कहीं ना कहीं एआई मार्केट से वो कर देगा। लेकिन देखिए, डॉक्टर्स तो थोड़ा सा एक मुश्किल काम है, लेकिन यस, अगर लॉयर्स की बात करें या फिर टीचर्स की बात करें तो जो बेसिक्स हैं उसको डिस्टर्ब करा जा सकता है। लेकिन जो टॉप लेवल्स हैं जहाँ पे माइंड का यूज होता है उनको रिप्लेस करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन यस, आने वाले टाइम में स्किल्स बहुत ज्यादा आपको रिक्वायर्ड होंगी जॉब्स के लिए, ग्रोथ के लिए। तो जितने भी लोग हैं उनको इस समय स्किल्स और ग्रोथ के ऊपर काम करना चाहिए और डेवलपमेंट करना चाहिए। क्योंकि मार्केट के अंदर इस तरह की अगर सिचुएशन बनती है जहां पे स्टैगफ्लेशन वाली चीज आती है, तो उस देखिए इन्फ्लेशन से निपटना आसान है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, डिफ्लेशन से निपटना आसान है जिसको नेगेटिव इन्फ्लेशन भी बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी के थ्रू। लेकिन जब स्टैगफ्लेशन आता है तो कहीं ना कहीं कंट्रीज को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और इस समय वही चीज देखने को मिल रही है कि अगर
प्रोडक्ट्स इतने महंगे हो जाएंगे तो जॉब्स कहीं ना कहीं कट होंगी, ग्रोथ जो डिमांड है वो कम होगी, और ये सारी की सारी कंट्री जो सिचुएशन है वो एंड पे स्टैगफ्लेशन में कन्वर्ट होगी। यही डर ग्लोबल मार्केट में बना हुआ है, और सेंट्रल बैंक इसी डर को देखते हुए, चाहे सेंट्रल बैंक हो चाहे चाइना हो, इंडिया भी इसमें कहीं अछूता नहीं है, लेकिन गोल्ड की बाइंग कंटिन्यूसली हमको देखने को मिल रही है। कि जी एक चीज मुझे समझ में आई है, मैंने 1,000 प्रमोटरों के इंटरव्यू लिए हैं, तो कई बार बात जी चलती है स्टाफ को लेकर, इसको लेकर, तो उन्होंने बताया कि जिस मूर्ख आदमी को हम 10,000 पे नहीं लेना चाहते थे, 2 साल बाद हमें 15,000 पे उसी को लेना पड़ता है। जी बिल्कुल। क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है सब। तो बोलते हैं मैं मूर्ख तो जो हूँ जिस लेवल का हूँ, लेकिन मेरा इतना पैसे चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर पाएगी इसमें, वो देखिए नौकरियां नहीं बचा आर्टिफिशियल सकती है। इंटेलिजेंस, सर जी, जो लोअर लेवल जॉब्स हैं, जो लोअर लेवल जॉब्स हैं वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा वर्कआउट करेगी आने वाले टाइम में। और मुझे लगता है कि जहां पे आपने बोला कि 10,000 की जगह 15,000 वो मांग रहा है, देखिए मांग तो रहा है, लेकिन क्या उसकी वर्थ वहां पे क्रिएट हो रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। क्योंकि देखिए डिमांड क्या होती है, मेरे खर्चे ज्यादा हैं इसलिए मुझे आप ज्यादा पैसा दीजिए, ये चीज बिल्कुल भी सहूलियत वाली नहीं होती है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एआई ड्रिवन जाएगा मार्केट, और एआई ड्रिवन अगर जाता है अंकित जी, मैं तो हमें वापस से एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, कि अगर जी समझो जी एक इंटेलिजेंट आदमी सिक्योरिटी गार्ड आपके लिए रखा है मैंने बंदूक लेके, और उससे जी 5,000 कम में मेरे को आर्टिफिशियल वाला मिलता है, वो खड़ा करूंगा, आप उसको अलाउ करोगे क्या? वो कभी भी गोली आप पे चला सकता है, और उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। अभी एक कंपनी में मैंने सब्सक्रिप्शन भरा था, तो उन्होंने बोला आपका पैसा नहीं मिला है। काफी देर बात चलता रहा, हम्म। डिस्कशन चलता रहा, तो बोला मैं एआई बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग नहीं है। तो मैंने किसी दिमाग वाले से बात करा मेरी, बोला वो भी मेरे को मालूम नहीं है। जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपने जो बोला है कि एआई के थ्रू आप जो 12,000 या 15 बजे एक कार्ड, तो अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी बात चल रही है और किसी को अगर दिमाग वाले से ही बात करना है, एआई वाले से बात नहीं करना है, उतनी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अभी मान के चलिए सोसाइटी में अगर मान के चलिए 50 गार्ड लग रहे हैं, एक बड़ी सोसाइटी है, हम देखते हैं दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता बैंगलोर सब जगह बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन रही हैं, जहाँ पे पूरा के पूरा टाउनशिप बन रही है, जहाँ पे दो दो ढाई ढाई लाख लोग रह रहे हैं। तो वहां पे जरूरी नहीं, आजकल जितनी भी चीजें आ रही हैं सारी के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आ रही है, पूरा के पूरा सिस्टम डेवलप हो रहा है, कि आदमी वहां पे जो गार्ड्स वगैरह हैं वहां पे रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं कम होती हुई लगेगी। ये नहीं कि अंकित जी, खत्म ये हो गलत जाएगी, नाम ले रहे लेकिन हैं। हाँ जहाँ पे हमको मैं खाली 50 गार्ड यहाँ ये लगते थे कहना चाहता शायद हूँ, वहां पे 5 ही लगेंगे। ये गलत नाम ले रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है जो हमेशा चेंज होती है। जी कार में बिल्कुल। हो रही है टेक्नोलॉजी, हमें कोई अंतर नहीं है। अब वो कार की इतनी चेंज हो जाएगी, कार की अगले महीने किस्त नहीं भरी हो तो टेस्ला की कार अपने मालिक के चली जाएगी, जी जिसने बिल्कुल। खरीदी उसकी है नहीं जाएगी। ऐसी चिप लगाई हुई है उसमें। जी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उतना प्रभाव नहीं पड़ना जितना उसका हवा खड़ा किया हुआ है। नहीं टेक्नोलॉजिकल जो देखिए चेंजेस आने वाले होते हैं टाइम वो में होते देखिए रहेंगे अब दौर के साथ। चीज, देखिए क्या है कि ह्यूमन ब्रेन अलग चीज है, ह्यूमन ब्रेन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे इंसान को जरूरत नहीं होती है और वो चीजें कंटिन्यूअसली चलती हैं, जैसे एआई पे आजकल आप चल देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल पूरे के पूरे तैयार हो रहे हैं। मैं अभी एक रिसेंटली बात कर रहा था कि सेल्स के ऑटोमेट, मतलब आज की तारीख में जो चैट जीपीटी है या फिर आने वाले टाइम जो डीप सीक है, आपको सेम वैसे ही बात करेंगे जैसे ह्यूमन बात करते हैं। और आपकी क्वेरीज, एक आपको शुरू में मेहनत लगेगी 3 से 4 महीने 5 महीने, लेकिन जितनी क्वेरीज जितनी भी हैं, जितनी भी 2 साल 3 साल की रिकॉर्डिंग्स है उनको चेक करके वो अपने आप के एक मॉडल क्रिएट करेगा जहां पे सारी बातें हो जाएंगी। अभी हम देखें तो डॉक्टर्स वगैरह यूएस के अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें अडॉप्ट करने लग गए हैं। और मैं ये अभी बहुत जल्दी है इस चीज को कहना, लेकिन आने वाले टाइम में जो एआई है, मुझे एज ए यंग जनरेशन सारी चीजों के लिए देख रहे हैं हम, आज लोग चैट जीपीटी के ऊपर पीपीटीज बनाने के लिए सर हम इससे एक बहुत घंटे सारे की वर्क चर्चा हैं जिसके करेंगे लिए आपके साथ लगे पूरी। हुए हैं। 1 घंटे की चर्चा करेंगे आपके साथ पूरी, जल्दी। जी 1 घंटे की चर्चा करेंगे आपके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल पे। बिल्कुल सर। और भी लोग बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। तो अच्छा अभी आज गोल्ड गए तो गोल्ड तो आर्टिफिशियल वाले ने नहीं कमाया है, वो तो ह्यूमन ब्रेन ने कमाया है, जो सदियों से लेते आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बिल्कुल सही कि बात है। गोल्ड प्राइसेस नेक्स्ट क्वार्टर में कैसे रहेंगे? डिमांड कैसे रहेगी, सप्लाई कैसे रहेगी, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं? जी आप क्या बोल रहे हैं? इसके इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं गोल्ड के, कि गोल्ड अगले 3 3 महीनों में कैसा रहेगा? उसका सर ट्रेंड देखिए गोल्ड के अंदर मांग जो तेजी बढ़ेगी चल कम रही है, होगी? जी, मेरा जो दिल में जिस एक तरह से बाजार गोल्ड के बढ़ा अंदर था, तेजी चल रही कम है, हो गया, डर गए थे लोग। हाँ नीचे देखिए ही गोल्ड चले के गए, अंदर कि जिस रुपया तरह से बढ़ेगी, तेजी कम हो चल गया रही है, था। हम्म हम्म,
सर मैं वही बोल रहा हूँ कि गोल्ड के अंदर जिस तरह से तेजी चल रही है, तो आने वाले जो क्वार्टर है, देखिए पिछले साल हमने देखा करीब करीब 30% की तेजी, इस साल हमने देखा कि 20% से 22% की तेजी हो चुकी है। तो तेजी अगर देखा जाए तो लगातार चल रही है, कहीं ना कहीं हॉल्ट लेते हुए दिखेंगे। लेकिन जिस दिन ये हॉल्ट लेते हुए दिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से एकदम से गिरावट आ जाएगी। मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पे एक कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी टाइम है। मुझे लगता है कि 8 से 10 दिन अभी और तेजी रह सकती है। उसके बाद में जाके कहीं ना कहीं हम कंसोलिडेशन फेज में जाएंगे। और फिर जब वो कंसोलिडेशन फेज आएगा, तब उसको हम समझ पाएंगे किस तरह से ये बाकी चीजें चल पाती हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि इस समय तेजी का माहौल बना हुआ है। अब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग कहीं ना कहीं एक प्लेस आएगी जहां पे वो बैठ के बात करने की कोशिश करेंगे। अगर वो बैठ के बात करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्लगिशनेस आएगी, और जो तेजी देखने को मिल रही है वो थोड़ी सी ठहराव देखने को मिलेगी। लेकिन गोल्ड के अंदर मंदी करके चलना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली तेजी में बैठे हुए हैं, और अभी एकदम से मंदी की बात करना मुझे लगता है गलत होगा। एक पीरियड ऐसा भी आया है 1,000 साल का, जो अगर आप चार्ट देखिए गोल्ड का, तो उसमें 400 साल 1 रुपए का फर्क नहीं आया गोल्ड में। 400 साल वो वहीं खड़ा रहा। तो इतनी ताकत है जी उसमें खड़े रहने की, जो आप बता रहे हैं, जिसकी ओर बिल्कुल आपने है। इशारा किया है कि वो मंदी नहीं आएगी उसमें, ऐसा नहीं कर से गिरना जी चालू हो बिल्कुल। जाएगा। तो कमोडिटी एक्सचेंज का क्या रोल है इसमें? गोल्ड प्राइसेस को स्टेबलाइज कर सकते हैं, या वो नहीं चाहेंगे कि इतना गिरे, उन पर वो बहुत आ जाएगा, बाहर आ जाएगा? तो ट्रेडिंग मैकेनिज्म देखिए बाहर आने कैलकुलेशन में वाले, कुछ। जी बाहर आने वाली बात तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए गोल्ड के प्राइसेस, एक गोल्ड एक ऐसा सेंटिमेंटल लेवल है। अगर हम सिर्फ इंडिया के अंदर देखें तो 11% गोल्ड हर साल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। एवरेज जो है वो 11% के आसपास है वर्ल्ड प्रोडक्शन का। तो गोल्ड के अंदर देखा जाए तो इस समय स्ट्रेंथ जितना अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए, तो हमारे यहाँ ज्वेलरी में या फिर इन्वेस्टमेंट बेसिस पे गोल्ड काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। तो ग्लोबल मार्केट में कमोडिटीज को देखिए, सॉलिड कमोडिटी है गोल्ड, लोग इसको पसंद करते हैं। करंट कैश है, तो करंट कैश की वजह से लोग इसको जो पसंद करते हैं, उसके ये भी रीजन है कि इन्वेस्टमेंट्स करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी रिसेंटली हमने डेटा देखा था कि एसआईपीज में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस गोल्ड के अंदर स्टार्ट हो चुका है। तो कमोडिटी प्राइसेस की जो हम बात कर रहे हैं कि कमोडिटी किस तरह की है, तो देखिए हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन अगर एमसिक्स के अंदर देखें तो टॉप कमोडिटीज गोल्ड है। खाने पीने की चीजें सारी सारी पेरिशेबल होते आइटम्स होती हैं, लेकिन ये गोल्ड है जहाँ पे लोग आज भी इसको सेफ हेवन एसेट मानते हैं। चाहे हम नहीं हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कंट्री वाइज हो, चाहे सेंट्रल बैंक के थ्रू हो, सारे के सारे ये सेफ हेवन एसेट्स के रूप में ही इसको गिना जाता है। सर, दो चीजें गोल्ड पे बहुत प्रभाव डालती हैं, एक है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा है ब्याज की दरें। जी तो इसको कैसे लिंक करना चाहेंगे आप? देखिए मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो अभी हम लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है उसके अंदर हम देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर पॉवेल के बीच में, जो फेड के चेयरमैन है, उनके बीच में कहीं ना कहीं टकराव होते हुए दिख रहा है। वो उनका क्लियर कहना है कि हम जब तक डेटा को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हम इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 2.7% 2.6% का इन्फ्लेशन आ चुका है। अगर आप बात कर रहे हैं तो ग्रोथ इकोनॉमी, जॉबलेस क्लेम्स अगर देखा जाए तो स्टेबल है। ग्लोबल इकोनॉमीज की बात करा जाए तो सारी की सारी बेटर चल रही हैं। यूएस इकोनॉमी काफी ग्रोथ पर रहे हैं, प्रोस्पेक्ट से है। फिर भी आप इंटरेस्ट रेट कम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मॉनेटरी पॉलिसी गोल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो सीधा सीधा इंपैक्ट करती है। अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो गोल्डन प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में रहते हैं, और इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो गोल्ड सिल्वर प्राइसेस ऊपर जाते हैं। लेकिन एक ही सारी सिचुएशन बेस्ड होता है। बहुत टाइम देखा है हमने वहीं के वहीं स्टेबल रहा है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट स्टेबल उन्होंने करा हुआ है, वो बहुत ज्यादा आश्वासित थे कि 2% के नीचे हम जल्द से जल्द आएंगे। लेकिन जैसे ही ट्रम्प ने पॉलिसीज क्रिएट करी और एक सेंटिमेंटल मार्केट क्रिएट करा, जहां पे पूरा ट्रेड वॉर की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करी, इन्फ्लेशन बढ़ने का डर बैठ गया है। और इन्फ्लेशन बढ़ने का अगर डर बैठा है तो कहीं ना कहीं जो पॉवेल है वो कट करने की उम्मीद जो है इनकी इंटरेस्ट रेट की वो कम होती जा रही है। लेकिन टकराव की स्थिति बनी हुई है, और यहाँ पे जो टकराव की स्थिति बनी हुई है उसके कारण जो मिस्टर पॉवेल है उनको इस्तीफे तक की बात चल रही है मार्केट के अंदर। तो वो तो समय बताएगा। लेकिन यस, मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी चीज है जिससे गोल्ड के प्राइसेस बिल्कुल डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं, और इसको ध्यान से पढ़ना और समझना जरूरी है। और जिस दिन से आए नहीं थे, उस दिन से वो तो इस्तीफे की बात कर रहे हैं। जी उनका इस्तीफा तो जग जाहिर है। जी पर वो एक डिबेट के लिए अच्छा है, अपना प्रेशर डालने के लिए भी तो कोई आदमी चाहिए। जी अभी रिस्क एंड रिटर्न में गोल्ड का रोल क्या है ऐसे सेफ हेवन एसेट? देखिए सेफ हेवन एसेट तो इसको हमेशा काउंट करा गया है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है। गोल्ड अभी भी अगर देखा जाए तो आज $3400 के आसपास चल रहा है। लोगों के टारगेट्स आगे आने वाले अगर हमने देखें तो
किसी ने $3700 का टारगेट दिया हुआ है, किसी ने 4000 का, किसी ने 4500 का। तो सेफ हेवन एसेट इसलिए माना जाता है क्योंकि एक करेंसी के रूप में, करेंसी बैक ये है गोल्ड जो रहता है, वो करेंसी बैक रहता है। तो जितनी भी चीजें हैं गोल्ड में, जितनी भी चीजें, जितनी करेंसीज हैं, वो गोल्ड के बेस पे ही सारी चीजें चल रही हैं। 8,000 टन हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा इस समय यूएस के पास है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जर्मनी आता है। तो गोल्ड की एक सेफ हेवन एसेट जो क्रिएट करी गई है, मोनोपोली, वो चीज हमेशा रहेगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि इसको एकदम से खत्म कर दिया जाएगा। मार्केट के अंदर गोल्ड लोगों के पास है, उसकी डिमांड्स हमेशा रहेंगी। और पहले के जमाने पे जब बार्टर सिस्टम होता था, उसके बाद में कॉपर को एक प्रीशियस मेटल माना गया था। लेकिन इस समय गोल्ड को जिस तरह से प्रीशियस मेटल माना गया, और ब्रिटेन वुड सिस्टम आया जहां पे डॉलर को काफी महत्व दी गई, ये सारी चीजें जब डेवलप होती गई हैं, तो इस समय तो अगर देखा जाए तो गोल्ड एक ऐसी चीज है जो सेफ हेवन एसेट माना जाता है। तो ये आगे के टाइम में अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से लोगों ने ले रखा है, तो जिनको पुराने टाइम में इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं उनको डेफिनेटली बेनिफिट दे रहा है। और इनकी तीन जगहों से इसकी डिमांड आती है। एज जी ए ज्वेलरी, एज ए टेक्नोलॉजिकल यूटिलाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी पार्ट, और इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो इनमें जी। क्या रेशो है आपके हिसाब से? देखिए सबसे ज्यादा अगर रेशो है इस समय, क्योंकि देखिए जो टॉप प्लेयर्स हैं वो तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स ही है। सेंट्रल बैंक्स हो गए, उसके बाद में जो भी एफ आई एस डी आईज हैं, जो भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगा रहे हैं, तो सबसे बड़ा मार्केट अगर देखा जाए तो इसी का है, इन्वेस्टमेंट पर्पस ही है। सेकंड नंबर पे आपने बोला कि इसके अंदर जो ग्लोबल एआई टेक्नोलॉजीज, सॉरी टेक्नोलॉजीज के अंदर डिमांड है। सिल्वर के अंदर डिमांड ज्यादा है टेक्नोलॉजीज के लिए, लेकिन अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी प्रोस्पेक्ट से तो गोल्ड की इतनी डिमांड नहीं रहती है। लेकिन हाँ, सेकंड नंबर पे ज्वेलरी आती है, जहाँ पे इंडियन मार्केट सबसे बड़ा कंज्यूमर है ज्वेलरी के लिए। तो यहाँ पे डिमांड डेफिनेटली बढ़ी हुई है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाए तो गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट ही लिया जाता है, ना कि उसको टेक्नोलॉजी बेस्ड पे और ज्वेलरी बेस्ड पे। ज्वेलरी बेस्ड पे सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री है, और बाकी कंट्रीज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बाकी कंट्रीज भी हैं। लेकिन जितना रेशो इंडिया के अंदर है उतना रेशो कहीं और नहीं मिलेगा देखने को। तो ज्वेलरी बिजनेस के लिए सेकंड नंबर पे रहेगा। प्रायोरिटी जो रहती है ट्रेडर्स की, एक कहावत भी बनी हुई है कि बुरे समय में हमारे पास में सोना काम आएगा। तो लोग इन्वेस्टमेंट करके ही चलते हैं कि यार कभी बुरा समय आया तो हम गोल्ड को बेच के अपना जो भी चीजें हैं, कर्ज है या फिर जो भी उनकी लाइफस्टाइल है, जो भी नीड है, उसको पूरी करी जा सकती है। तो अभी जो गोल्ड माइनिंग और प्रोडक्शन का संबंध है, कि माइनिंग कितनी होती है, प्रोडक्शन कितनी होती है, और बिकता कितना है, तो उसका आपने कुछ देखिए आइडिया है? माइनिंग और इसके डेटा बोलूँ तो मैं अभी आपको एक्चुअल डेटा तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा इसका, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फ्लक्चुएशन इसमें देखने को मिल रहे हैं पिछले 1.5 साल से। तो 1.5 साल से एक्यूरेट डेटा तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि इंडिया में जो इम्पोर्ट्स है वो 11% इम्पोर्ट तो है, लेकिन बहुत सारा इम्पोर्ट ऐसा भी है जो इलीगल है बोल सकते हैं, जो जिसको बोला जाता है कि जो अनकाउंटेड है। तो ये सारी की सारी चीजों के कारण जो एक्चुअल वैल्यूएशन है वो किसी के पास भी नहीं है। लेकिन हाँ, स्मगलिंग वगैरह ये सारी चीजें काफी हो जाती हैं। तो एक्चुअल डेटा जो इंटरप्रेट करा जाता है वो यही है कि ग्लोबल मार्केट में जितना अभी डिमांड है, सॉरी जितना कंजम्पशन है और डिमांड है, उसका कोई रेशियो डिसाइडेड नहीं है। ये सिर्फ प्राइसेस जो भी हैं वो नोशनल बढ़ती हैं, कि जब भी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है या फिर टेंशन क्रिएट होती हैं तो गोल्ड प्राइसेस बढ़ती हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई का एक रिलेशन बहुत दूर है। जैसे क्रूड ऑयल के अंदर हम देखते हैं, क्रूड ऑयल का अगर डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो है वो अलग अलग रहता है। लेकिन यहाँ पे फियर फैक्टर बहुत ज्यादा काम करता है गोल्ड प्राइसेस को ऊपर ले जाने में। अब अनकाउंटेड में तो इतना कि उसकी कोई काउंटिंग, उसको ही सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं बोलने वाले। जी और गोल्ड पिछले साल जो इंपोर्ट हुआ, ऑयल के बाद सेकंड नंबर लार्जेस्ट इंपोर्ट इन करेंसी, इंडियन करेंसी ने जो इंडियन वालों ने खरीदा, वो गोल्ड था। अभी उससे आप समझिए कि कितना गोल्ड आ रहा है इंडिया में। देखिए, जो एक्सपेक्ट करते हैं वो 11% करते हैं हम लोग, कि एवरेज जो है 11% पूरा वर्ल्ड वाइड का प्रोडक्शन का हम लोग लेते हैं। तो ये एक नोशनल डेटाज हैं, लेकिन एक्चुअल डेटा किसी के पास भी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ये इंडिया में जिस तरह से ज्वेलरी का बिजनेस है और जिस तरह से डिमांड एंड सप्लाई है, तो बहुत सारी चीजें हैं। कैश मार्केट भी चलता है यहाँ पे, एक अलग ही लेवल का यहाँ पे इंडियन मार्केट में। ऑर्गेनाइज सेक्टर अगर हम बोले तो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। इब्जा भी है, इंडियन बुलियन एसोसिएशन जो है, वो सारी की सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि डेटा एक्चुअल फिगर अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया के पास में या फिर किसी वर्ल्ड वाइड में कहीं पे एक्चुअल डेटा किसी को मिल सकता है। सर मैंने 10-15 साल पहले थोड़ा डाटा निकाला था, ये जानने के लिए कि जी इसकी जी प्रोडक्शन कास्ट कितनी है गोल्ड की। तो 25 से जी 30 जी हजार रुपये प्रोडक्शन कास्ट आ रही थी। और ये
2-3 हज़ार कम पे मिल रहा था गोल्ड उस समय बाजार में। तो मैंने लोगों को जी बोला जी। कि प्रोडक्शन से कम में मिल रहा है तो लेना चाहिए आपको। जी अभी वो बिल्कुल। 3 गुना हो गया 10-15 साल में। अभी भी अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन कॉस्ट कहीं ना कहीं सिल्वर की $26 के आसपास आ रही है, और वहीं अगर गोल्ड की देखें तो प्रोडक्शन कॉस्ट करीब करीब 1200 से $1250 के आसपास आ रही है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट काफी ऊपर चल रहा है गोल्ड। तो मुझे लगता है कि महंगा और सस्ता की तो बात नहीं कर सकते, जब जब तक टेंशन क्रिएट है तब तक गोल्ड के अंदर हमें तेजी देखने को मिलेगी। वारेन बुफेट ये कहता है कि उसका गोल्ड का सबसे ज्यादा खर्चा क्या है? जब तक वो जमीन के अंदर है उसकी सिक्योरिटी के लिए हमें खर्चा नहीं करना है, लेकिन जैसे वो बाहर आया तो हमने गोल्ड बना दिया, उसकी सुरक्षा करो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है देखिए ये। बात देखिए बात उनकी बिल्कुल सही है, वॉरेन बफे की, कि गोल्ड एक अंदर पड़ा हुआ है, इतना यूजेबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं वही बात करूं सिल्वर की, तो सबसे ज्यादा यूजेबल आइटम है, इंडस्ट्रियल यूज है, सोलर पैनल्स में, एआई में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, बैटरीज में, सब जगह उसका यूज होता है। लेकिन आपकी बात सही है, लेकिन जो कंसेप्ट बना हुआ है, अगर इतना, ये आज का कंसेप्ट नहीं है, सालों साल पुराना कंसेप्ट है, आज से नहीं 500 साल से पुराना कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट को इतनी जल्दी खत्म नहीं करा जा सकता, और कुछ ना कुछ उसके लिए बैक, कुछ अगर इसका अल्टरनेटिव अगर कुछ होगा तो वो डिसाइड करके दिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो गोल्ड का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से इसको लेते हैं और सेफ हेवन डिमांड में ही लेते हैं। सेफ हेवन डिमांड बड़े बड़े शब्दों की बात है, लेकिन इंडियन मार्केट में अगर देखा जाए तो यही होता है कि बुरे समय में काम आएगा। तो एक जो लाइन चल रही है बुरे समय में काम आएगा, तो ये आज से नहीं चल रही है, सालों साल हो गए हैं इस बात को करते हुए, सैकड़ों साल हजारों साल की बातें हैं। तो ये ठीक है कि गोल्ड निकाला वो, देखिए डायमंड भी वही चीज है, कोल का रिक्वायरमेंट है, बाकी सारी चीजें सही हैं अपनी जगह पे। लेकिन जो अभी आज की धारणा बनी हुई है, उसको मुझे लगता है कि इतनी जल्दी बदलना गलत होगा। अभी देखिए इतना सब परेशान हुए, सब इतना गोल्ड बढ़ गया, लेकिन किसी ने बिटकॉइन की बात नहीं की कि बिटकॉइन अच्छा है, क्योंकि उसमें दम नहीं है, बिल्कुल। चीज ही नहीं है, वैल्यू नहीं है। देखिए बिटकॉइन की बात ऐसी है कि बिटकॉइन के ऊपर अभी कोई विश्वास नहीं कर रहा है, आने वाले टाइम में हो सकता है, मैं अभी गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता इस दुनिया में, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में हो सकता है कि गोल्ड को रिप्लेस कर दे बिटकॉइन, लेकिन वो हो सकता वाली चीज में है, लेकिन आज तो ऐसी चीज नहीं है। और गोल्ड, बिटकॉइन क्या है, कैसे बनता है, क्या ट्रेड है बिटकॉइन या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, आपने कुछ भी फील नहीं करा है, कुछ टच नहीं करा है। गोल्ड को कम से कम आप टच करते हो, वाटर बोतल, पानी आप टच करते हो, तो कोई भी कमोडिटी है वो आप टच करके फील कर सकते हो। शेयर्स की भी बात करें, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट, ग्लोबल स्टॉक मार्केट में कंपनी दिख रही है, कुछ तो दिख रहा है। अगर इसके क्रिप्टो की बात करें तो ट्रम्प कॉइन निकल गया, कभी कोई कॉइन निकल गया, कभी इथेरियम निकल गया, सब कुछ निकल रहे हैं। बेस क्या है कभी किसी को पता नहीं है। तो बिना बेसलेस अगर चीजें चल रही हैं, तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि किसी को विश्वास होना तो तकलीफदायक होगा। उसके लिए पहले प्लानिंग करके चीजें बतानी पड़ेंगी, एडुकेट करना पड़ेगा, तब जाके चीजें बेटर हो पाएंगी। लेकिन हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो बिटकॉइन का ऐसा कोई वर्चस्व मुझे नहीं लगता। तो आपने सही कहा है, देखो अभी गरीब आदमी ने सोने से शादियां की हैं, साहूकार से पैसा लिया है, जी। तो उसने उसको करेंसी के तौर पे यूज किया है। जी बिल्कुल। तो उससे जो प्रभाव पड़ता है अपने को मालूम चलता है। अभी इन्वेस्टरों को आप गोल्ड में पोर्टफोलियो का कितना परसेंट हिस्सा रखने की सलाह दोगे? देखिए इस समय अगर गोल्ड के अंदर देखें तो जिस तरह से तेजी चल रही है, तो मुझे लगता है कि ये तेजी अभी कंटिन्यू रहनी चाहिए जब तक टेंशन क्रिएट है। लेकिन हाँ, अगर आपका पोर्टफोलियो, अगर मैं सिर्फ गोल्ड और सिल्वर कमोडिटीज की अगर बात करूं, तो मुझे लगता है कि इस समय गोल्ड का जो रेशियो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं 30% होना चाहिए, और सिल्वर का रेशियो थोड़ा सा बढ़ा के चलना चाहिए, क्योंकि सिल्वर के अंदर थोड़ा सा, अगर मैं डिमांड की बात करूं तो डिमांड ज्यादा है। सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल टेंशन की वजह से अभी हमको इसके अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं $30 $32 की चांदी वो ये खरीदने के लिए बुरी नहीं है। सिर्फ $26 की माइनिंग कॉस्ट है, नीचे जा सकती है, लेकिन एक लिमिट है। लेकिन ऊपर में ओपन मार्केट है, बहुत ज्यादा तेजी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो गोल्ड के अंदर तेजी है, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस लेवल पे लोगों को डर है। $3400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, $3390 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो 1980 में जो इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वही लेवल आते हुए देख रहे हैं। तो अब यहां से जो भी तेजी बन रही है, सारी चीजें हैं, मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा। 50% से ज्यादा की तेजी हो चुकी है 2024 और 2025 में, करीब करीब सवा साल के अंदर। तो सवा साल के अंदर अगर 50% से ऊपर की तेजी हो गई है, तो कहीं ना कहीं ठहराव के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, करेक्शंस के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। खरीदारी के लिए मैं बिकवाली की सलाह नहीं दे रहा हूँ, खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ कि सपोर्ट के आसपास कभी भी गिरावट मिलती है तो ट्रेडर्स खरीदारी करके चले। आपका अनुमान सही हो सकता है, क्योंकि बीवी को सोना तो एक बार दे देंगे लेकिन उसे निकलवाना बहुत मुश्किल है। जी
ये सोना जो आ गया है घरों में वापस नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसके लिए उसका भाव बढ़ेगा। और सर हम चाहते भी नहीं, हम भी मतलब ऊपर वाले से दया करते हैं कि इंडिया में जो सोना अंदर चला गया है वो कभी बाहर ना आए और उसके रेट लगातार बढ़ते जाएं। तो आने वाले समय में वापस से सोने की चिड़िया, जिस तरह से हम बोलते थे पीछे पुराने जमाने में, वापस से सोने की चिड़िया में कन्वर्ट हो जाए इंडिया। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गोल्ड अंदर चला जाता है। हमेशा लोग बोलते हैं कि बुरे समय पे इस काम आएगा, और भगवान ना करे किसी का बुरा समय आए और गोल्ड जो रखा हुआ है वो रखा ही रह जाए। और सोने में कमा रहा है तो चिड़िया बना रहा है ना। जी। इतना कैश फ्लो है उसको कि चिड़िया खरीद सकता है। जी। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? बस सर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि गोल्ड के अंदर जो भी तेजी बनाई चल रही है मार्केट के अंदर, जो अनएक्सपेक्टेड जो मूवमेंट चल रहा है, वो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये चलता रहेगा। और अगर कोई लेवल्स में बदलाव आएगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई रियायत, या फिर दोनों बैठक चालू जब तक नहीं होती हैं तब तक गोल्ड के अंदर तेजी है। जैसे ही बैठक चालू होगी मुझे लगता है कि मंदी नहीं होगी लेकिन कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने अभी मंदी करके काम नहीं करना चाहिए। आपसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने विचार प्रकट किए अपने। और भविष्य में भी जी हम थैंक यू कोई सो मच सर। महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे बातचीत करते रहेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।